नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास से आगे। रात के 8 बज चुके हैं और खबर कट टू कट में सबसे पहले आज आपको ओपनिंग स्टोरी जो दिखा रहे हैं वो एक वीडियो स्टोरी है। कनाडा में अग्निकाल का तांडव दिखाते हैं। 24 घंटे पहले तक जो कनाडा 50 डिग्री के टॉर्चर को सह रहा था, वहां लपटों ने अपना डेरा जमा लिया है। क्या है वो आफत जो कनाडा के जंगलों को राख करने पर आमादा है और कहां सुलगती लपटें बन गई हैं इंसान की दुश्मन? सबसे पहले देखिए यही रिपोर्ट। सैकड़ों किलोमीटर तक आग ही आग, चला आग का बवंडर, डर गया इंसान। कनाडा पर मानो कुदरत ने डबल अटैक कर दिया और इस कहर की तपिश से कनाडा लगातार झुलसता जा रहा है। कल तक कनाडा के कुछ इलाकों में पारा 50 डिग्री तक चला गया, जिसके चलते अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यही गर्मी अग्निकांड में भी तब्दील हो गई जब बढ़ते तापमान ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों को आग लगा दी। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग इतनी भयंकर शक्ल अख्तियार कर चुकी है कि पीएम जस्टिन ट्रूडेau को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में बुधवार से लेकर गुरुवार के बीच आग लगने की 78 नई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद जंगलों की आग का आंकड़ा 99 तक जा पहुंचा। ब्रिटिश कोलंबिया के इस अग्निकांड की सबसे ज्यादा चपेट में आई है लॉयटन काउंटी। ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी इलाकों से एहतियातन 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला भी गया है। कनाडा सरकार से जारी गाइडलाइन की जानकारी के मुताबिक अब तक सिर्फ फायर टेंडर्स के जरिए आग बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन अगर हालात काबू नहीं हुए तो जल्द हवाई रूट से भी आग बुझाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन आग का फैलता दायरा इशारा कर रहा है कि जंगलों का यह अग्निकांड जल्द थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। और अब हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इंडिया में वैक्सीनेशन का रियलिटी चेक। सरकार का दावा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है और आने वाले दिनों में सरकार का टारगेट है रोजाना 1 करोड़ वैक्सीनेशन करना। लेकिन अब भी वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, लोगों में आपाधापी है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। आखिर क्या है वैक्सीनेशन का सही लेखा जोखा और कैसे शुरू हुई है वैक्सीन पॉलिटिक्स? आप देखिए, खुद समझिए और तय कीजिए। कानपुर में वैक्सीन की किल्लत। 3 दिन से लगातार हम दौड़ रहे हैं। वो यहाँ के कहते हैं कि हमारे भी कोरोना हुआ है, हमें जो है हम क्या बताएं। हम सुबह 7 बजे आए हैं, अब 20वां नंबर हमारा था। बताइए कितने लोग लगवा चलेगा, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। आगरा में वैक्सीन को तरसते लोग। वैक्सीनेशन यहाँ 3 दिन बंद रहा है कि आगरा के सब केंद्रों में बंद रहा है 3 दिन कि है ही नहीं है, यहाँ पे वैक्सीन है ही नहीं है। कल से चालू हुआ है, केवल इनकी डिमांड 200 की है तो मिल रही है 50-50 वैक्सीन। छिंदवाड़ा में वैक्सीन के लिए अफरा तफरी। अनूपपुर में 250 वैक्सीन, 750 लोग। सुन लिया, समझ लिया। अब जरा देश में वैक्सीनेशन से जुड़ी 2 अहम तस्वीर देखिए। सरकार का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन का टारगेट रख दिया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वैक्सीन के लिए इंतजार है, लंबी लंबी कतारें हैं। दावों और परेशानियों के बीच इसी फर्क ने देश में वैक्सीन पॉलिटिक्स का भी आगाज कर दिया है। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया। मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो नहीं पढ़ते हैं? क्या वो नहीं समझते? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या वाकई वैक्सीनेशन की रफ्तार थम गई है या फिर सरकार वैक्सीन को 5वें गियर में दौड़ाने के लिए तैयार है? इसे समझने के लिए जरा दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के आंकड़े देखिए। 1 से 10 जून के बीच जहां मुंबई में 5,99,129 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, तो वहीं दिल्ली में 4,51,538 लोगों का टीकाकरण हुआ। जबकि 11 से 20 जून के बीच मुंबई में 5,72,551 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, जबकि दिल्ली में 5,35,999 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं 21 जून से 1 जुलाई के बीच 8,76,339 लोगों का टीकाकरण हुआ, जबकि दिल्ली में 14,48,499 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यानी कि पिछले 30 दिनों के अंदर इन 2 मेट्रो सिटीज में वैक्सीनेशन की रफ्तार 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। देश में वैक्सीनेशन की गति में और भी तेजी लाने के लिए वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 3 और नई वैक्सीन पर जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल पर मुहर लग जाएगी, जिनमें जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स, भारत बायोएनटेक की बच्चों की वैक्सीन शामिल है।
अगर सभी कंपनियों की वैक्सीन की तादाद जोड़ी जाए तो ये 150 करोड़ से ज्यादा होगी। यानी साल के अंत तक तकरीबन पूरी इंडिया का वैक्सीनेशन बहुत दूर की कौड़ी नहीं। टीम न्यूज नेशन। और मोदी सरकार कह चुकी है कि अगस्त आते आते रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन देने का टारगेट अचीव होगा। जरा देखते हैं कि जून का आंकड़ा और जुलाई की तैयारी जो बताएगी कि हमारा वैक्सीनेशन रॉकेट वाकई में कितनी रफ्तार से आगे जा रहा है और आपके तमाम भ्रम, तमाम सवाल जो हैं वो दूर करेगी। जून की बात करें तो 30 दिनों के अंदर 11 करोड़ 34 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई और जुलाई में सरकारी अस्पतालों में 12 करोड़ और निजी अस्पतालों के जरिए 3 करोड़ यानी कुल 15 करोड़ वैक्सीनेशन देने का ऐलान किया गया है। औसत के लिहाज से आंकड़ों को समझें तो जून में रोजाना 37,83,000 वैक्सीन डोज दी जा रही थी और जुलाई में 15 करोड़ डोज के साथ यह आंकड़ा रोजाना डेली का 50 लाख डोज को पार कर जाएगा। इस रफ्तार से देखें तो शायद 1 करोड़ डोज रोज देने का टारगेट भी जल्द ही पूरा होता नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या देश के कानून की जगह शरिया लागू हो जाना चाहिए? इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी पीयू ने यही सवाल दक्षिण एशिया के मुसलमानों से किया और जो जवाब आया उसने सबको हैरान कर दिया। मुस्लिमों के बीच इस सर्वे का क्या नतीजा निकला और क्यों भाईजान को शरिया किसी भी देश के कानून से ज्यादा पसंद है? देखिए खबर कट टू कट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अस्सी फीसदी दूसरे धर्म में बेटी की शादी नहीं करेंगे। 16% पड़ोस में हिंदू कबूल नहीं और अब 74% को शरिया कानून चाहिए। यही है पीयू के उस रिसर्च का लेटेस्ट नतीजा जिसमें धर्म और धर्म से जुड़ी आस्था को सवालों की धुरी बनाया गया था। जब सर्वे के नतीजे सामने आए तो दक्षिण एशिया के अलग अलग मुल्कों के मुसलमानों ने शरिया लागू करने को तरजीह दी। शरिया यानी इस्लामिक कानून, जिसे मुसलमानों के सामाजिक कायदे का पैमाना माना जाता है। सर्वे में 74% भारतीय मुसलमानों ने कहा कि तलाक, जमीन जायदाद जैसे मसलों में मजहबी अदालतों में शरिया के आधार पर फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान के 84% मुसलमानों ने शरिया अदालत का समर्थन किया। बांग्लादेश में 82% मुसलमानों ने माना कि शरिया के आधार पर ही फैसले होने चाहिए और अफगानिस्तान में 99% मुसलमानों ने माना कि शरिया ही विवादों के निपटाने की बुनियाद होनी चाहिए। सर्वे आपने देख लिया। इस खित्ते के अलग अलग मुस्लिम तबकों की शरिया को लेकर राय भी सुन और समझ ली, लेकिन कुछ सवाल है। पहला सवाल ये कि देश में 3 तलाक, जमीन जायदाद जैसे विवादों के लिए पहले से कानून मौजूद है, तो फिर शरिया की जरूरत क्यों? अगर मुसलमान शरिया और मजहबी अदालतों के जरिए अपने आपसी फैसले कराएगी तो क्या दूसरे धर्मों को ऐसी मांग करने का अधिकार नहीं है? और अगर देश में रहने वाले सभी धर्म देश के कानून को मानते हैं तो फिर मुसलमानों को अलग शरिया अदालत क्यों चाहिए? इन्हीं सवालों को लेकर हम इस्लाम के जानकारों के पास पहुंचे, यानी मुस्लिम धर्मगुरु, और किया कट टू कट सवाल। क्या वाकई आज के दौर में शरिया अदालतों की जरूरत रह गई है? इस तरीके के सवाल जो वक्तन फवक्तन किए जाते हैं कि क्या शरिया के हिसाब से देश चलेगा, तो ये बात लोगों के जहन में रखनी चाहिए कि शरीयत पर अमल करना मुसलमानों का फंडामेंटल राइट है और ये बुनियादी हक बाबा साहब के बनाए हुए कानून ने ही हमको दिया है। इसलिए जो लोग शरीयत पर सवाल उठाते हैं या शरीयत को कानून के पैरेलल लाने की बात करते हैं, वो सरासर बेबुनियाद और गलत बात करते हैं। मौलानों ने दीनी तालीम के आधार पर जवाब दिया तो देश के आम मुसलमानों की राय जानना जरूरी था। यहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, दूसरी जातियों के, बिरादरियों के मानने वाले रहते हैं। तो इसलिए ये शिगुफा छोड़ना कि यहाँ मुसलमान शरई कानून की मांग कर रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिंदुस्तान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मुल्क है और यहाँ पे सभी मज़हब के मानने वाले रहते हैं और सबको भी अपनी पूरी तरह से कानून ने आज़ादी दी हुई है अपने अपने मज़हब को फॉलो करने की। हमें नहीं लगता है यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ की गुंजाइश है और ना यहाँ होना चाहिए ये चीज़। शायद मुसलमानों के एक तबके के अंदर कानून को लेकर किसी किस्म के जज्बातों के चलते ही आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। टीम न्यूज नेशन। और पीयू की इसी रिसर्च से भारत में इंटरफेथ मैरिज यानी धर्म से बाहर शादी को लेकर भी सवाल किए गए और सर्वे के नतीजे में सामने आया कि धार्मिक सद्भाव की बात करने वाले हिंदुस्तान में धर्म से बाहर शादी किसी को पचती नहीं है। इस सर्वे में 80% मुसलमानों ने माना कि वो अपने घर की लड़कियों की शादी इस्लाम से बाहर नहीं होने देंगे, लेकिन जब सवाल घर के बेटों या लड़कों पर पूछा गया तो सिर्फ 76% लोगों को ही मजहब से बाहर शादी से नाराजगी थी।
यही सवाल जब हिंदुओं के सामने रखा गया तो 67% हिंदुओं ने धर्म के बाहर शादी को कबूल नहीं किया, यानी मुसलमानों की तुलना में वो थोड़े ज्यादा लिबरल हैं। 65% को अपने बेटों की दूसरे धर्म में शादी पर आपत्ति है। इसी तरह ईसाई और ज्यादा लिबरल हैं। ईसाई समुदाय में 37% लोग दूसरे धर्म में बेटियों की शादी नहीं करना चाहते थे। 35% ईसाई को दूसरे धर्म से आने वाली बेटी बतौर बहू कबूल नहीं थी। 59% सिखों ने धर्म से बाहर शादी पर एतराज जताया तो दूसरे धर्म की बहू आने पर 57% को एतराज था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत के सामने चुनौतियों के दो मोर्चे, यानी चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सेना की ताकत आज एक नए मुकाम पर पहुंची। सेना ने एक ऐसा चलता फिरता पुल तैयार किया जिससे हिंदुस्तानी सेना का साजो सामान आसानी से एलओसी से लेकर एलएसी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यह पुल रास्ते में आने वाले नदी नाले और तमाम तरह की मुसीबतों को कम करेगा और बेहद कम वक्त में। पांच मिनट 10 फीट का पुल तैयार और टैंक की दहाड़। यह है इंडियन आर्मी का वो महारथी, रास्ते के रोड़ों को हटाएगा और फिर देश का जवान दुश्मन को दहलाएगा, और इसे नाम दिया गया है स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। कैसे ये ब्रिज सिस्टम एलओसी टू एलएसी सारे स्ट्रेटेजिक समीकरण बदल देगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए फौलाद का ये योद्धा जंग के मैदान में किस तरह अपना दम दिखाएगा। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं शॉर्ट स्पैन ब्रिज। ये 10 मीटर का शॉर्ट स्पैन ब्रिज है जो इस वक्त देखिए इस नाले पर आर्मी डाल रही है। इसके हासिल होने से ये समझिए कि 10 मिनट में महज किसी भी नाले और इस तरह के नदी के छोटे आकार को पार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट में समूचा लॉन्च हो जाता है और कुछ इस तरह से रास्ता देता है। 70 टन वजन उठाने में सक्षम है ब्रिज। और देखिए सामने किस तरह से जो बीएमपी सामने खड़ी है, जो कि बख्तरबंद गाड़ी होती है, बेहद भारी भरकम टैंक के साथ लदी गाड़ी होती है, इसमें पीछे जवान भी बैठे होते हैं, वो आसानी से इससे गुजर जाती है, आगे बढ़ती है। एलओसी टू एलएसी दुश्मन में मचेगी खलबली। हालांकि सेना खुद कह चुकी है कि इस स्पैन ब्रिज सिस्टम का बड़ा डिप्लॉयमेंट वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर किया जाएगा, क्योंकि पंजाब और जम्मू से सटती सीमा पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां टैंकों के तेज मूवमेंट के रास्ते में नाले और नहर बाधा बन जाते हैं। लेकिन आज के हालात में ऐसे ब्रिज सिस्टम एलएसी यानी चीन से लगती सरहद पर भी कारगर साबित होंगे। लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ पठार से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक जहां रास्तों में गड्ढे हैं, वहां भी ये स्पैन सिस्टम जवानों और हेवी आर्टिलरी के मूवमेंट को आसान बना देगा। टीम न्यूज नेशन। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं कुंग फू दुल्हनिया से। शादियों के कई रंग आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। खबर कट टू कट की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शादी का जोड़ा खूब चलाया कोड़ा, दुल्हन का लिबास कुंग फू का कमाल। आपने गजब के प्री वेडिंग शूट देखे होंगे, सजी धजी दुल्हन देखी होंगी, लेकिन गारंटी है कि दुल्हन की ऐसी एंट्री कभी नहीं देखी होगी। नाम है पी निशा। तमिलनाडु के थिरुकुलर में इनकी शादी थी। शादी के फौरन बाद निशा ने जब ससुराल वालों को अपनी काबिलियत दिखाई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। तलवार से करामात दिखाने के बाद निशा ने लाठी उठाई और फिर लाठी को ऐसा घुमाया कि देखने वालों का सर चकरा गया। दरअसल निशा बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखती आई है। निशा के पति को जब उसकी इस खूबी के बारे में पता चला तो उसने 28 जून यानी अपनी शादी के दिन निशा से मार्शल आर्ट की झलकियां दिखाने की गुजारिश की। बस फिर क्या था, अपने सपनों के राजकुमार की फरमाइश को इस दुल्हन ने कुछ यूं पूरा किया। टीम न्यूज नेशन। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्म परिवर्तन गैंग से एटीएस का एक एक कर पर्दाफाश कर रही है। यूपी एटीएस ने गुजरात के वडोदरा से सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि सलाउद्दीन को ब्रिटेन और अमेरिका से फंड मिलता था, जिसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए होता था। सलाउद्दीन को 4 साल में 10 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है।
भगौड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक और धर्म परिवर्तन गैंग के सरगना मोहम्मद उमर गौतम के बीच का लिंक एक्सपोज हो गया है और इस कनेक्शन का नाम है सलाउद्दीन। धोखे से धर्म परिवर्तन गैंग की जड़ तक जांच कर रही यूपी एटीएस के हाथ जब सलाउद्दीन चढ़ा तो एक एक कर हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। इन खुलासों से पता चला है कि सलाउद्दीन लगातार उमर गौतम के संपर्क में था। 2016 से 2021 के दौरान सलाउद्दीन शेख के एनजीओ को लगभग 10 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली। इस फंडिंग में अमेरिका, ब्रिटेन से आया पैसा भी शामिल था और इसी फंडिंग से 30 लाख रुपए सलाउद्दीन ने धर्म परिवर्तन के लिए उमर गौतम को ट्रांसफर किए। अब जांच एजेंसियां जो है वो खंगालने में लगी है कि सलाउद्दीन जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो धर्मांतरण के लिए फंडिंग करते हैं और उमर गौतम और सलाउद्दीन का कनेक्शन क्या है। यूपी एटीएस के सामने सलाउद्दीन ने यह भी कबूला है कि वो लगातार जाकिर नाइक के संपर्क में था और इसी खुलासे से उठे सवाल कि क्या जाकिर नाइक ही हिंदुस्तान में धोखे से धर्म परिवर्तन का सरगना है? क्या जाकिर नाइक ही वो कड़ी है जिसके नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से धर्म परिवर्तन ब्रैकेट की फंडिंग हो रही थी? क्या जाकिर नाइक की आड़ में पाकिस्तानी कट्टरपंथी भारत में कट्टरपंथ और धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब यूपी एटीएस तलाश रही है और जब उमर गौतम और सलाउद्दीन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो धर्म परिवर्तन गैंग के ये गुर्गे तोते की तरह बोलेंगे और बताएंगे आखिर मजबूर हिंदू या दूसरे धर्म के लोगों को फरेब से इस्लाम में क्यों लाया जा रहा था। क्या था इनका मिशन, क्या थी इनकी प्लानिंग। टीम न्यूज़ नेशन। एटीएस ने न सिर्फ जाकिर नाइक और सलाउद्दीन के नेक्सस का भांडाफोड़ किया बल्कि उन संस्थाओं को भी ढूंढ निकाला है जिनके जरिए सलाउद्दीन के कथित एनजीओ की फंडिंग होती थी। इन कथित समाज सेवी संगठनों में ब्रिटेन के जुलेखा जिंगा फाउंडेशन, मजलिस उल फतेह ट्रस्ट, फिरदौस फाउंडेशन और इखार विलेज वेलफेयर ट्रस्ट, नॉर्थ वेस्ट रिलीफ ट्रस्ट शामिल हैं। वहीं अमेरिका में गुजराती मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका पर सलाउद्दीन की फंडिंग का शक जाहिर हो रहा है। खबर कट्टू कट में आपने देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें देखी जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।